करोड़पति आदमी ने अपनी बेटी को बुखार से कांपती हुई जंगल में छोड़ दिया, लेकिन घोड़े ने जो किया उसने सबको रुला दिया। यह कहानी उस पल से शुरू होती है जब एक मासूम बच्ची की सांसें लड़खड़ाने लगीं और उसी पल किसी ने उसे वो दर्द दिया जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बुखार से तपता शरीर, कांपते होंठ और एक जंगल जहां इंसान तो दूर, परिंदे भी डरते हैं ठहरने से। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा और कोई कभी समझ नहीं पाया। एक अनजान रास्ता, एक ऐसा साया जो इंसानों से नहीं डरता, और एक रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा था। इस कहानी में हर कदम पर छिपा है एक सवाल, किस पर भरोसा करें, किसे दोष दें, और क्या कभी इंसान अपनी गलतियों से बड़ा हो सकता है। लेकिन जब सब कुछ टूट चुका था तभी वो वापस आया, और उसके साथ आया एक रहस्य जो जिंदगी भर किसी ने नहीं बताया। अब सवाल ये है, आप क्या करोगे जब सच और दर्द एक ही दरवाजे पर खड़े हों? राजस्थान की गर्मियों की एक दोपहरी थी जब हवा तक थमी हुई लग रही थी। धूल भरी उस सड़क पर जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, एक काली एसयूवी धीरे धीरे रुकी। गाड़ी से निकला एक शानदार सिल्क कुर्ता पहने व्यक्ति, वीरन मेहरा, जिसने देश भर में अपनी फर्टिलिटी क्लिनिक्स से नाम और दौलत दोनों कमाई थी। मगर आज उसके चेहरे पर न रुतबा था न संतोष। उसकी नजरें पीछे की सीट पर पड़ी एक नन्ही बच्ची पर थीं, 8 साल की अनवी, जिसकी आंखें बुखार से जल रही थीं और होंठ फुसफुसाते हुए सिर्फ एक शब्द बोल पा रहे थे, पापा। वीरन की आंखों में न कोई करुणा थी न पछतावा। उसने चुपचाप दरवाजा खोला, बच्ची को गोद में उठाया और जंगल के किनारे ले गया। वहीं पास में एक पतली सी चादर और एक छोटी पानी की बोतल रख दी। फिर बिना कुछ कहे गाड़ी की ओर लौटा। अनवी की सांसें तेज थीं, बदन तप रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वीरन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी की टायरों की आवाज दूर तक गूंजती रही, जैसे कोई रूह कराह रही हो। गांव वालों का कहना था कि वो जंगल भीलों का वन किसी जमाने में रानियों की समाधि भूमि हुआ करता था, और वहीं 9 साल पहले वीरन की पत्नी अवनी की संदिग्ध मौत हुई थी। जिस दिन वो मरी, उसी दिन उनका सफेद घोड़ा भी लापता हो गया। कुछ कहते थे कि अवनी की आत्मा उसी घोड़े में समा गई थी और वो आज भी जंगल में भटकती है। वीरन ने कभी उसकी मौत की चर्चा नहीं की, पर हाल ही में एक ज्योतिषी ने कहा था, अनवी अपने साथ अपशकुन लेकर आइए। अगर उसे पास रखा तो तुम्हारा साम्राज्य बिखर जाएगा। और पिता ने बस उसे एक वाक्य पर बेटी को त्याग दिया। सूरज ढल रहा था। अनवी अब एक पुराने पेड़ के नीचे बेसुध पड़ी थी। उसके होंठ सूख चुके थे, सांसें धीमी हो रही थीं। दूर जंगल से सियारों की आवाजें आ रही थीं। तभी पत्तों की सरसराहट के बीच एक परछाई उभरी। एक सफेद घोड़ा, चमकदार, विशाल, शांत, पेड़ के पास आकर रुका। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, जैसे वो बच्ची को पहचानता हो। उसने गर्दन झुकाई जैसे प्रणाम करता हो, फिर चुपचाप बैठ गया, उसकी सांसों की लय से बंधा हुआ। उसी समय रामगढ़ गांव में, जो जंगल से 4 किलोमीटर दूर था, एक विधवा इंदिरा अचानक चौंक उठी। उसने अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला और बाहर झांका।
ये आवाज, ये तो कुरंजली है, उसने बुदबुदाया। उसके पोते ने टोका, दादी ये आपकी कल्पना है, चलिए अंदर चलें। लेकिन इंदिरा पहले ही चप्पल पहन चुकी थी। कोई जंगल में मर रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़ पड़ी अपने कांपते पैरों से उस अंधे जंगल की ओर, अनजान इस बात से कि वो जो ढूंढने जा रही है वो सिर्फ किसी की जान नहीं, उसका अपना खून था। लेकिन इंदिरा अकेली नहीं थी जो उस रात उस जंगल की ओर बढ़ रही थी। घने जंगल की सांझ में इंदिरा अपने कांपते पैरों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी हाथ में पकड़ी तेल की लालटेन की लौ बार बार हवा में थरथरा रही थी, जैसे डर उसे भी छू गया हो। सूखी पत्तियों और टूटे टहनियों की खड़खड़ाहट के बीच वो सांसें रोके सुन रही थी। और फिर वही आवाज, एक धीमा उदासीन हिनहिनाना। इंदिरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका कलेजा मानो किसी अदृश्य डोरी से खींच रहा था। रात गहराती जा रही थी और हर पेड़ की छाया अब किसी आत्मा की तरह लग रही थी। कुछ कदम बाद अचानक उसकी लालटेन की लौ एक झटके में बुझ गई। इंदिरा एक पल को ठिठक गई। डर, थकान और यादें सब एक साथ उसके जहन पर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी सामने खुलती एक छोटी सी खुली जगह में वह दृश्य सामने आया जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। चांदनी में नहाया एक सफेद घोड़ा, बिल्कुल स्थिर, और उसके पास जमीन पर पड़ी एक बच्ची जिसकी सांसें उखड़ती जा रही थीं। घोड़ा बार बार उसकी तरफ झुकता और फिर अपने विशाल खुरों से पास आते सियारों को दूर भगा देता। इंदिरा वहीं घुटनों पर गिर पड़ी। उसके आंसू बह निकले। वो दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था, पर अगले ही पल उसके भीतर एक डर की हल्की सी परछाई उठी। कहीं ये वही अभिशप्त बच्ची तो नहीं? उसके मन में एक क्षण के लिए संदेह ने सिर उठाया। वर्षों पहले उसका बेटा भी बुखार से छटपटाकर उसकी गोद में ही चला गया था, डॉक्टर आने से पहले। क्या वह फिर से वही पीड़ा झेलने जा रही थी? लेकिन उस नन्ही देह की तपती त्वचा ने उसे मां बना दिया। डर को नहीं। वो घुटनों के बल रेंगती हुई बच्ची के पास पहुंची, अपने पुराने फटे हुए शॉल में उसे लपेटा और होठों से वही प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगी जो कभी उसकी बेटी अवनी सुनती थी। घोड़ा चुपचाप देखता रहा, जैसे वो सब समझ रहा हो। बड़ी मुश्किल से इंदिरा ने बच्ची को उठाया और घर की ओर चल दी। रास्ता कंटीला था, पैर जमीन से छिल रहे थे, पर वो रुकी नहीं। हैरानी की बात थी, घोड़ा उनके पीछे पीछे चलने लगा। न ध्वनि, न चाल की आवाज, बस उसकी उपस्थिति हवा को भी भारी कर रही थी। जब वो गांव की सीमा के पास पहुंची, कुछ लोगों ने खिड़कियों से झांक कर देखा। वो विधवा पगला गई है, जंगल से भूत को उठा लाई है। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लेकिन इंदिरा का मन आज किसी और दुनिया से जुड़ गया था। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अंदर पहुंचकर उसने अन्वी को पुराने पलंग पर लिटाया, पास के मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर ठंडे पट्टियां रखी। बच्ची कभी मां बुदबुदाती, कभी कांप जाती। इंदिरा उसकी पीठ सहलाती और खुद को समझाती कि यह महज एक बीमार बच्ची है। पर जब उसने देखा कि घोड़ा अब भी दरवाजे पर खड़ा है, जैसे चौकीदार हो, तब उसने महसूस किया कि यह बच्ची कोई साधारण नहीं। वो खिड़की के पास आई और धीमे से बोली, कुरंजली, तू आया है। क्यों? गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं।
सुबह होने से पहले ही लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी। एक बच्ची मिली है जंगल में, उसके साथ वो घोड़ा भी था, वही जो अवनी की मौत के बाद गायब हो गया था। कुछ लोग घरों में पूजा करने लगे, कुछ ने इंदिरा के घर से दूरी बना ली। वहीं दूसरी ओर वीरन के पास भी खबर पहुंची, पर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कुरंजली को देखा गया? नहीं, ये कहानी फिर से नहीं दोहराई जाएगी। उसने तुरंत अपने सबसे पुराने और वफादार गार्ड ध्रुवन को बुलाया। उस बच्ची का कोई नाम नहीं बचना चाहिए। जंगल, घोड़ा, विधवा सब गायब कर दो। ध्रुव एक कठोर, चुप और हिसाबी आदमी, जिसे न सवाल पसंद थे न जवाब। उसने सिर हिलाया और उस रात ही अपनी गाड़ी में बैठकर रामगढ़ की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसकी गाड़ी की लाइटें बुझ गईं और खामोशी ने उसका स्वागत किया। वह चुपचाप इंदिरा की झोपड़ी की ओर बढ़ा, उस लालटेन की हल्की रोशनी की ओर जिसे वो दूर से देख सकता था। उसके हाथ में चमकता चाकू था, पर आंखों में कोई भावना नहीं। इसी बीच इंदिरा अन्वी की तबीयत संभालने में जुटी थी, जब बच्ची ने अचानक आंखें खोली और धीमे से कहा, मां, घोड़ा बोलता है। इंदिरा सिहर उठी। उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। क्या कहा बेटा? बच्ची ने फिर से बुदबुदाया। उसने कहा, जंगल मुझे बचाएगा। ठीक उसी समय बाहर खड़ा कुरंजली अचानक जोर से हिनहिनाया और उठकर अंधेरे में दौड़ पड़ा। इंदिरा चौंक गई। रुको, कहां जा रहे हो? लेकिन घोड़ा जा चुका था। उसके दौड़ते खुरों की आवाजें अब दूर होती जा रही थीं और तभी दरवाजे पर लगातार होती जोरदार दस्तक और गहरी आवाज ने इंदिरा का खून जमा दिया। वह बच्ची के पास बैठी थी, जिसकी सांसें अब भी गर्म थीं और शरीर ठंडा। उस एक क्षण में जैसे वक्त ठहर गया। लालटेन की लौ कांपी, जैसे वह भी डर गई हो। बाहर फिर से वही आवाज गूंजी, हम पुलिस से हैं, अंदर बच्ची है, दरवाजा खोलिए। लेकिन आवाज में जो सख्ती थी वह किसी रक्षक की नहीं, किसी शिकारी की तरह लगी। इंदिरा ने जल्दी से अन्वी को चादर से पूरी तरह ढक दिया और अपनी सांसें रोककर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक लंबा, गहरे रंग की जैकेट पहना हुआ आदमी, ध्रुव। उसकी आंखें किसी मशीन जैसी ठंडी थीं। उसने कहा, हमें सूचना मिली है कि एक अमीर परिवार की बच्ची लापता है और उसे आखिरी बार इस इलाके में देखा गया। इंदिरा ने नजरें नीचे झुकाईं। यहां कोई बच्ची नहीं है बाबूजी, मैं तो अकेली रहती हूं। लेकिन ध्रुव की नजरें कमरे के भीतर घूमने लगीं, जैसे कोई मशीन हर कोना स्कैन कर रही हो। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। इंदिरा ने हल्का सा पीछे हटते हुए कहा, अंदर आने की इजाजत किसने दी? लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधे उस कोने की तरफ गईं जहां चूल्हा जल रहा था। पास में पानी में भीगे कपड़े रखे थे और एक छोटी सी कटोरी में तुलसी का काढ़ा। ये सब किसी बीमार की देखभाल के चिन्ह थे। तभी उसकी नजर घर के उस पुराने अलमारी पर पड़ी, जिसके ऊपर धूल से ढकी एक तस्वीर रखी थी। वह एक मुस्कुराती हुई महिला की तस्वीर थी, गोद में एक नवजात बच्ची को लिए हुए। ध्रुव की आंखें उस तस्वीर पर अटक गईं। उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम सी गईं। तस्वीर की ओर बढ़ते हुए उसने धीरे से पूछा, ये फोटो कहां से आई? इंदिरा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। वो मेरी बेटी थी,
अवनी। उस क्षण में ध्रुव का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों की कठोरता दरक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये असंभव है। इंदिरा ने उसकी आंखों में देखा, एक भय, एक पछतावा। फिर बोली, तुम जानते हो ना उसके साथ क्या हुआ था? कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर की रात पहले से ज्यादा भारी लगने लगी। ध्रुव कुछ नहीं बोला। वह एक गहरी सांस लेकर मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन बाहर निकलते हुए उसने चुपचाप झोपड़ी के नीचे, बांस की चटाई के पीछे एक छोटी लकड़ी की संदूक रख दी। बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। इंदिरा जब संदूक के पास पहुंची और उसे खोला तो उसके भीतर पुराने कागज, जली हुई तस्वीरें और एक बंद लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहो। उस रात इंदिरा पूरी तरह सो नहीं पाई। उसने वो लिफाफा खोला। उसमें एक हाथ से लिखी चिट्ठी थी, जिसे पढ़ते ही उसका शरीर कांपने लगा। ये अवनी की चिट्ठी थी, मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले की, जिसमें उसने लिखा था कि उसे शक है उसके दवाइयों में मिलावट की जा रही है और वीरन अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर मैं कुछ कहने से पहले चली जाऊं तो मेरी बेटी को उस सफेद घोड़े से ढूंढना। ये आखिरी लाइन थी। इंदिरा के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह होते ही अन्वी की तबीयत थोड़ी बेहतर लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और इंदिरा का चेहरा देखा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई थी, माँ, कल रात घोड़ा मुझसे बात कर रहा था। इंदिरा चौंकी। क्या कहा उसने? अन्वी ने जवाब दिया, उसने कहा कि मेरी माँ यहीं है और वो वापस आएंगी। इंदिरा का दिल कांप उठा। क्या अवनी की आत्मा अब भी यहां थी? क्या घोड़ा सच में उसका संदेशवाहक था? इसी बीच वीरन के आलीशान घर में एक और तूफान उठ रहा था। एक घरेलू नौकरानी ने गलती से उसकी पुरानी अलमारी साफ करते हुए एक फोटो ढूंढ ली थी, जिसमें अवनी अपनी मां इंदिरा के साथ खड़ी थी। वो वही फोटो थी जो अब इंदिरा के पास थी। तस्वीर को देखते ही वीरन ने उसे जला दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी साजिशें अब फिर से बाहर आ रही थीं और एक बार फिर कुरंजली को देखा गया था। इस बार मंदिर के पीछे के कुएं के पास। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें घोड़े की आंखों में आंसू दिखे। कुछ ने माना कि वो किसी को ढूंढ रहा है। और उस रात जब इंदिरा ने संदूक के कागजों को पढ़ते पढ़ते आंखें मूंदी, एक विचार उसके मन में उठा। अगर अवनी को मारा गया था तो क्या ये बच्ची अब अगला निशाना है? सुबह की हल्की धूप झोपड़ी की फूटी खिड़की से भीतर झांक रही थी, लेकिन इंदिरा की आंखों में अब भी रात का अंधेरा बाकी था। उसकी गोद में अन्वी सोई थी, पर उसकी सांसें अभी भी थकी हुई थीं। एक ओर आग की आंच पर उबलता पानी भाप छोड़ रहा था और दूसरी ओर वह संदूक अब खुला पड़ा था। उसी में रखी थी वो चिट्ठी, अवनी की आखिरी आवाज। इंदिरा ने कांपते हाथों से उसे उठाया, आंखों से लगाकर गहरी सांस ली और फिर पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे एक छुरा बनकर दिल में उतरता गया। मां, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगे तो जान लो, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे भरोसे है। मैं डरी हुई हूं, बहुत डरी हुई। मुझे यकीन है कि मेरी दवाइयों के साथ कुछ किया जा रहा है। वीरन मुझसे नजरें नहीं मिलाता। वो लड़का चाहता है, लड़की नहीं।
और अब जब अन्वी आई है, मैं देख सकती हूं उसके चेहरे पर नफरत का साया है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो बस एक बात याद रखना, कुरंजली को मत भूलना। वह मेरी रक्षा करता है और शायद मेरी बेटी की भी करेगा। अगर कुछ हो तो घोड़े के पीछे जाना वही सच्चाई तक ले जाएगा। चिट्ठी के आखिरी शब्द थे, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो जानना कि वह एक हत्या थी। इंदिरा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वर्षों की चुप्पी अब एक कराह में टूट रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में एक सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। वह मुड़ी तो देखा, अन्वी की आंखें खुली थीं। वह उसे एक तक देख रही थी, जैसे उसकी मां की बातें सुन ली हों। एक पल को दोनों की सांसें रुक गईं। फिर बच्ची ने धीमे से कहा, क्या मां सच में रो रही थी? उस क्षण एक विचार, एक डर, एक जिज्ञासा ने इंदिरा को भीतर तक झकझोर दिया। अगर अवनी को सच में मारा गया था तो कौन जानता था, और अगर उस सच्चाई को अब उजागर किया जाए तो क्या कोई मानेगा? लेकिन अगर नहीं किया गया तो क्या उसकी पोती भी उसी राह पर जाएगी? वो उठी और चिट्ठी को सहेजकर पुराने बक्से में रख दिया। फिर बाहर निकली। अब उसे किसी की मदद चाहिए थी, कोई ऐसा जो सच्चाई को पढ़ सके, समझ सके और भरोसा कर सके। रामगढ़ में ऐसा एक ही आदमी था, प्रोफेसर अमर। कभी कॉलेज में पढ़ाते थे, अब एक खंडहर जैसे घर में अकेले रहते थे। शराब, किताबें और तिरस्कार, यही उनकी दुनिया बन गई थी। लेकिन उनकी याददाश्त, गांव की हर कहानी, हर दस्तावेज, हर इतिहास उन्हें जुबानी याद था। इंदिरा जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने पहले उसे देखकर दरवाजा बंद करना चाहा। मुझे किसी की कहानी नहीं सुननी, उन्होंने कहा। लेकिन जब इंदिरा ने अवनी की चिट्ठी सामने रखी, उनकी आंखें सिहर गईं। ये अवनी? वह बुदबुदाए। अमर ने चिट्ठी को गौर से पढ़ा और फिर झोपड़ी के कोने में रखे एक पुराने बक्से से एक धूल भरी किताब निकाली। जंगलों की मात्र आत्माएं, एक ऐसा ग्रंथ जिसे अब कोई नहीं पढ़ता था। उन्होंने बताया कि रामगढ़ के जंगल कभी एक देवी के मंदिर के आसपास बसे थे, जहां माताओं की आत्माएं विश्राम करती थीं, खासकर वो जो अन्याय का शिकार हुई हों। कुरंजली, उन्होंने कहा, कोई साधारण घोड़ा नहीं, वो एक प्रतीक है। जो मां अपने बच्चे को बचा न सकी, उसकी पीड़ा उसमें बस जाती है। इस रहस्य से इंदिरा स्तब्ध रह गई। अगर अवनी की आत्मा सच में अब भी कुरंजली में समाई हो, तो क्या वो अन्वी को कोई संदेश देना चाहती है? और अगर जंगल उसे बचा रहा है, तो उसकी सुरक्षा में कोई दैवीय शक्ति है। लेकिन उस शक्ति से टकराने वाला वीरन अब तक अनजान नहीं था। उस दिन जब उसे अवनी की पुरानी तस्वीरें मिलीं, अपनी पहली पत्नी के साथ, इंदिरा की, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने वे तस्वीरें जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, एक पुरानी धार्मिक पुस्तक जिसके पन्नों में कुछ फंसा हुआ था। वीरन ने कांपते हाथों से वह पन्ना निकाला और वहां थी एक और चिट्ठी। वही हस्तलेख, वही शब्द, वही गवाही, पर इस बार वीरन के नाम के साथ। जब तुम लालच से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम हमें फिर देख पाओगे। यह वाक्य पढ़ते ही वीरन फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार शायद कभी उसका पत्थर जैसा हृदय किसी भावना से पिघल रहा था। और उसी क्षण कई किलोमीटर दूर रामगढ़ के जंगलों में कुरंजली ने चिल्लाकर हिनहिनाया,
एक ऐसी आवाज जिसमें क्रोध, दुख और चेतावनी सब कुछ था। उधर इंदिरा और अमर एक नई खोज पर निकलने की योजना बना चुके थे। अवनी के लिखे असली दस्तावेजों की खोज, जो अब तक किसी को नहीं मिले थे। लेकिन उस रात जब इंदिरा थकी हारी घर लौटी, अन्वी गहरी नींद में थी और कुरंजली झोपड़ी के सामने नहीं था। वह पहली बार वहां नहीं दिखा। एक अजीब बेचैनी दिल में उतर रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। और तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। धीमी लेकिन भारी दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से झांककर इंदिरा ने जो देखा, उससे उसकी सांसें अटक गईं। दरवाजे के बाहर ध्रुव नहीं था, बल्कि वीरन खड़ा था, अकेला, और उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। सुबह की पहली किरणें अभी आसमान पर फैली ही थीं कि इंदिरा की झोपड़ी में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था। अन्वी का बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था वो एक 8 साल की बच्ची का नहीं लग रहा था। इंदिरा उसे गोद में लेकर दरवाजे के पास बैठी थी, घबराई हुई। वीरन रात में आया तो था, मगर दरवाजे पर कुछ पल खड़ा रहने के बाद बिना कुछ कहे लौट गया। उसने कुछ कहा नहीं, मगर जो चिट्ठी उसके हाथ में थी वो हवा में गंध की तरह अब भी झोपड़ी में तैर रही थी। जब इंदिरा सुबह पानी लेने कुएं की ओर गई तो कुछ दूर खड़ा कुरंजली उसे घूरता मिला, पर उसकी नजरें इस बार कुछ और तलाश रही थीं। उसके पैरों के पास कुछ चमक रहा था। इंदिरा पास गई तो देखा एक छोटा सा लॉकेट मिट्टी में आधा दबा था। उसने उसे उठाया और साफ किया। उस पर मेहरा परिवार का पारंपरिक चिन्ह खुदा हुआ था और भीतर एक सूक्ष्म तस्वीर, अवनी की गोद में एक नवजात बच्ची। इंदिरा की उंगलियां कांप गईं। वो दौड़कर उस लॉकेट को अमर के पास लेकर पहुंची। अमर ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये लॉकेट सिर्फ मेहरा खानदान के असली उत्तराधिकारी को दिया जाता है, किसी और को यह नहीं मिल सकता। लेकिन ये लॉकेट तो अन्वी के पास था। इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा छिपाया गया था, कुछ ऐसा जो न सिर्फ अवनी की मौत बल्कि अन्वी की पहचान से भी जुड़ा था। और सबसे बड़ा झटका, वह लड़का जिसे वीरन आजकल अपना इकलौता वारिस बताता था, शायद खून से उसका था ही नहीं। इसी बीच मेहरा हवेली में वीरन का चेहरा बदलता जा रहा था। उसकी पत्नी देविका दिन पर दिन अधिक ठंडी, अधिक दूर होती जा रही थी। फोन कॉल्स छुप छुपाकर होते थे, पैसों की मांगें बढ़ रही थीं, और उसका बेटा, जिसे वो अपना खून मानता था, उससे अजीब व्यवहार करने लगा था। एक रात शराब के नशे में धुत होकर वीरन अपनी पहली पत्नी के पुराने कमरे में घुस गया। वहां अलमारी के पीछे छिपा एक छोटा सा बॉक्स मिला, जिसमें वही तस्वीर थी जो इंदिरा के घर में भी थी। अवनी और इंदिरा, मां बेटी की मुस्कान में बसा अतीत। वीरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि हो सकता है वो गलत था, लेकिन इस पछतावे से पहले की सच्चाई और ज्यादा कड़वी थी। उसी समय देविका के भेजे कुछ लोग ध्रुव का पीछा करते हुए रामगढ़ तक पहुंच गए। वे जानते थे कि ध्रुव ने कुछ ऐसे सबूत छिपाए हैं जो सब उजागर कर सकते हैं। ध्रुव, जो अब तक भावनाओं से दूर रहता था, पहली बार डर गया, और डर में वह फिर इंदिरा के पास पहुंचा। मुझे बचा लो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं सब बताने को तैयार हूं, बस एक मौका दो। इंदिरा पहले तो हिचकी, लेकिन फिर अन्वी के शब्द याद आए।
वो रोते थे जब समझते थे कि मैं सो रही हूं। कुछ टूटा सा, अधूरा सा जुड़ने लगा। शायद ध्रुव भी उस साजिश का मोहरा था जो खुद को मोहरा मानने लगा था। लेकिन जैसे ही इंदिरा ने हाँ कहा, अमर ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। कोई हमें देख रहा है। गांव के बाहर खड़ी एक काली एसयूवी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, जैसे उसकी चाल हवा से भी हल्की हो। उसका शीशा गहरा था, लेकिन भीतर कोई नोट्स ले रहा था। ध्रुव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लोग यही हैं, उसने कहा। अगर आज की रात बच गई तो मैं कल तुम्हें वो दिखाऊंगा जिससे पूरी दुनिया हिलेगी। रात हुई। इंदिरा ने झोपड़ी में दिया जलाया, अन्वी को लोरी सुनाई और उसे सुलाया। लेकिन बाहर कुरंजली इस बार भीतर आने को बेचैन दिखा। वो दरवाजे के पास खड़ा खुरों से जमीन गुरेद रहा था, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। उसकी आंखें भीतर झांक रही थीं और उसके हिनहिनाने में कोई अनसुनी पुकार थी। इंदिरा बाहर निकली, उसके माथे को सहलाया और फुसफुसाई, क्या तू फिर से कुछ देखने गया है? लेकिन घोड़ा कुछ नहीं बोला। वह बस एक दिशा में देखता रहा, अंधकार की ओर। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ध्रुव ने इंदिरा और अमर को इकट्ठा किया। उसने एक गाड़ी का इंतजाम किया। हमें उदयपुर जाना होगा। वहां वीरन की पुरानी कोठी है और वहीं है असली वसीयत। अमर चौंक पड़ा। क्या अवनी का असली वसीयतनामा अब भी मौजूद है? ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, और उसमें लिखा है कि अन्वी ही उसकी इकलौती उत्तराधिकारी है। लेकिन फिर वह रुका। देविका को भी इसका पता है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। इंदिरा ने अपनी पोती को गांव के एक भरोसेमंद दंपत्ति के पास छोड़ा और यात्रा शुरू हुई। तीनों के मन में डर, गुस्सा और सच्चाई की आग थी। लेकिन जब वे उस कोठी पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिखा। बस एक चीज बदली हुई थी। लॉकर की तिजोरी टूटी हुई थी। एक क्षण को सबके दिल धड़क उठे, लेकिन ध्रुव ने मुस्कुराया। मैंने सुरक्षा के लिए एक और जगह छिपाई थी। दीवार की पच्चीकारी हटाई गई और वहां था एक सील बंद लिफाफा, मोम से बंद, अवनी की हस्तलिपि में। इंदिरा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। यह वो दस्तावेज था जो सब कुछ पलट सकता था। सच्चाई, न्याय और बेटी की आत्मा की मुक्ति। लेकिन जब वे तीनों गांव लौटे तो इंदिरा की झोपड़ी राख हो चुकी थी और पड़ोसी कांपती आवाज में बोले, 4 नकाबपोश आए थे और वो बच्ची अब यहां नहीं है। इंदिरा की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसका घर, उसकी झोपड़ी, जहां कभी कुरंजली पहरेदार की तरह खड़ा रहता था, जहां अन्वी ने पहली बार मां कहा था, अब सिर्फ राख और धुएं का ढेर था। पड़ोसी कांपती आवाज में बोल रहे थे, 4 लोग आए थे काले कपड़ों में। उन्होंने बच्ची को जबरन उठा लिया और फिर आग लगा दी। इंदिरा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। अमर ने उसे उठाया, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। ध्रुव पत्थर बना खड़ा था, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। ये देविका का ही काम है, उसने फुसफुसाकर कहा। उसे सब पता चल गया होगा। अमर ने पास खड़े होकर कहा, लेकिन हम हार नहीं सकते। तुम्हारे पास वसीयत है और अब वो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। इंदिरा ने जेब से वो मुहर लगी चिट्ठी निकाली, अवनी की अंतिम इच्छाओं वाली असली वसीयत, जिसमें साफ लिखा था कि मेहरा खानदान की संपत्ति और विरासत
कि असली उत्तराधिकारी अन्वी है, न कि कोई और। झुलसी जमीन के बीच इंदिरा ने प्रण लिया कि अब वह न रुकेगी, न झुकेगी। उन्होंने उस रात गांव छोड़ने का फैसला किया, सीधे जयपुर रवाना होने के लिए, जहां कोर्ट में वसीयत को प्रस्तुत कर उसे वैधता दिलवाई जा सके। लेकिन जैसे ही वे तीनों बस अड्डे की ओर बढ़े, ध्रुव का मोबाइल अचानक बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वे लोग मेरे पीछे हैं। देविका ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया है। माहौल में एक असहज चुप्पी छा गई। एक क्षण को अमर ने महसूस किया जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने सड़क की दूसरी ओर देखा। एक आदमी जो लगातार अखबार पढ़ने का बहाना कर रहा था, बार बार उनकी ओर नजरें डाल रहा था। हमें अब निकलना होगा, अमर ने कहा। ध्रुव ने हामी भरी, लेकिन साथ ही जोड़ा, वसीयत हमारे पास है, लेकिन सिर्फ वसीयत से कुछ साबित नहीं होगा। अगर हम वो दस्तावेज भी ढूंढ पाएं जिसमें डीएनए रिपोर्ट छिपाई गई थी, तभी सब कुछ साफ होगा। इंदिरा ने चौंकते हुए पूछा, डीएनए रिपोर्ट? ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, वही रिपोर्ट जिसमें साबित हुआ था कि देविका का बेटा वीरन का नहीं है, लेकिन रिपोर्ट को गायब कर दिया गया और एक नकली रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी गई। अमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब अन्वी ही अकेली वारिस है और वीरन को ये बात अब तक नहीं पता। ध्रुव ने जवाब दिया, नहीं, और जब उसे पता चलेगा शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इस बातचीत के दौरान इंदिरा की आंखें एक ही दिशा में बार बार जाती रहीं, गांव से सटे उस जंगल की ओर जहां कुरंजली आखिरी बार देखा गया था। कहीं वो फिर से अन्वी के पास तो नहीं गया? उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन जवाब न हवा में था न जमीन पर। सब कुछ अब रहस्य में लिपटा था। तीनों रात के समय जयपुर पहुंचे। शहर की चकाचौंध और ट्रैफिक के बीच वे एक पुराने वकील से मिले जो अमर का जानकार था। वकील ने दस्तावेज देखकर गहरी नजरों से कहा, अगर ये वसीयत असली है, और मैं मानता हूं कि है, तो ये सब कुछ बदल सकती है, लेकिन हमें सबूत की जरूरत होगी कि अवनी को मारा गया था, और ये आसान नहीं होगा। इंदिरा ने अपनी झुर्रीदार उंगलियों से वसीयत को थामते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की हत्या को यूं चुप नहीं रहने दूंगी। लेकिन ठीक उसी समय ध्रुव का फोन फिर बजा। इस बार एक एमएमएस आया था। फाइल खोली तो स्क्रीन पर वीडियो चला। धुंधली रोशनी में अन्वी एक गंदी सी कोठरी में बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और थकावट साफ थी। एक पुरुष की आवाज आई, अगर वसीयत कोर्ट पहुंची तो अगली बार ये बच्ची सिर्फ वीडियो में नहीं मिलेगी, लकड़ी के ढांचे पर होगी। इंदिरा की उंगलियां फोन से छूट गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। ध्रुव ने कांपते हाथों से वीडियो दोबारा चलाया, लेकिन इस बार आवाज के पीछे एक हल्की सी पृष्ठभूमि ध्वनि सुनाई दी। एक नदी का कल कल बहता पानी और एक पुराना लकड़ी का फर्श चरमराता हुआ। अमर ने चौंकते हुए कहा, यह तो गांव के पुराने शिकारी अड्डे की आवाज लग रही है। नदी के पास की वो कोठरी जहां कभी लकड़बग्घे छिपते थे। ध्रुव ने तुरंत सिर हिलाया। अगर मैं सही हूं तो हम जानते हैं वो कहां है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जंगल के भीतर बहुत भीतर है, और अब शायद वहां अकेले जाना मौत को बुलावा है। इंदिरा उठ खड़ी हुई। उसकी चाल अब एक मां की थी जो अपने बच्चे को वापस लाने के लिए हर आग से गुजरने को तैयार है।
उन्होंने बिना कुछ कहे कुरंजली की तस्वीर को गले लगाया और कहा, अगर मेरी बेटी की आत्मा अब भी उसकी पीड़ा में है तो वो रास्ता खुद दिखाएगी। और तभी खिड़की से बाहर देखा, अंधेरे में एक सफेद आकृति दिखी, धीमे धीमे पास आती हुई। वो कुरंजली था, अकेला नहीं। उसकी पीठ पर एक पुराना दुपट्टा बंधा था जो कभी अवनी पहनती थी। भोर का धुंधलका अभी भी धरती से पूरी तरह नहीं हट पाया था जब कुरंजली की सफेद आकृति जयपुर की पुरानी हवेली की खिड़की के सामने प्रकट हुई। उसकी पीठ पर बंधा हुआ वो पुराना सूती दुपट्टा जिसमें हल्के बैंगनी फूल खड़े थे, अवनी की आखिरी निशानी थी। इंदिरा का कलेजा सिसक पड़ा। वो दुपट्टा कभी उन्होंने अपनी बेटी को विदाई में दिया था और अब उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वक्त उलट गया हो, जैसे खुद अवनी ने कुरंजली को भेजा हो। ध्रुव, अमर और इंदिरा तीनों बाहर आए। घोड़ा चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं, जैसे वो किसी अनकही भाषा में रास्ता समझा रहा हो। वो हमें बुला रहा है, इंदिरा ने कहा। वो जानता है अन्वी कहाँ है, लेकिन ध्रुव संदेह में था। अगर ये कोई जाल हुआ तो उसने पूछा, अगर हमें वहां ले जाकर फंसा दिया गया तो? उस पल अमर की नजर कुरंजली के पिछले पैर पर गई। वहां एक गहरा घाव था, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। वो घाव नया था और कहीं न कहीं ये सबूत था कि कुरंजली कोई भ्रम नहीं, एक सच्चा संरक्षक है जो जख्मी होने के बावजूद वापस लौटा। वे तीनों तुरंत तैयार हुए और कुरंजली के पीछे पीछे चल पड़े। घोड़ा जैसे कोई दैवीय ऊर्जा से संचालित हो सीधा उस दिशा में बढ़ रहा था जहां पुराने गांव के किनारे जंगल की सीमाओं के पास एक टूटे फूटे शिकारी अड्डे की बात अमर ने बताई थी। रास्ता कठिन था, झाड़ियों में कांटे, जमीन पर कीचड़ और हवा में एक असहज सन्नाटा। हर कुछ कदम पर कुरंजली रुकता, पीछे देखता, फिर आगे बढ़ता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी डर हो, लेकिन उसका कर्तव्य डर से बड़ा था। जब वे जंगल की गहराई में पहुंचे तो वहां का सन्नाटा कुछ अलग था। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी और हवा की सरसराहट में जैसे कोई चेतावनी छिपी थी। उस परित्यक्त अड्डे की छत टूटी हुई थी, दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी, लेकिन अंदर से किसी के हल्के रोने की आवाज आ रही थी, एक बच्ची की जो बार बार मां कह रही थी। इंदिरा का दिल थम गया। वो दौड़ी, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक लिया। हम नहीं जानते अंदर कौन है, उसने कहा। हो सकता है ये आवाज रिकॉर्डिंग हो। वो सब झुककर पास की झाड़ियों में छिपे और ध्रुव ने अपनी जेब से एक छोटा कैमरा निकाला, उसका पुराना खुफिया उपकरण। उन्होंने उसे छुरी से जोड़कर खिड़की के सुराख से भीतर डाला। स्क्रीन पर जो दिखा उससे सबके चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। अन्वी रस्सियों से बंधी कोने में सहमी बैठी थी और कमरे में एक और व्यक्ति, चेहरा नकाब से ढका हुआ। वह बार बार फोन पर बात कर रहा था। वो लोग आ चुके होंगे। अगर वो दस्तावेज लेकर आए हैं तो सब खत्म कर दो। अब और देर करना जानलेवा हो सकता था। इंदिरा ने बिना किसी की बात सुने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कुरंजली जोर से हिनहिनाया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी चाल में अचानक उग्रता थी। वह दरवाजे की ओर दौड़ा और अपनी ताकत से उसे तोड़ डाला। भीतर का दृश्य अब खुल चुका था। अन्वी ने मां की तरह इंदिरा को देखा और उसके मुंह से निकला,
दादी, लेकिन नकाबपोश ने बंदूक निकाल ली। उस क्षण में ध्रुव ने झपट्टा मारा और दोनों आपस में भिड़ गए। एक गोली चली, हवा में गूंजती हुई, और फिर सन्नाटा। बंदूक नीचे गिरी, नकाबपोश जमीन पर गिरा और उसका नकाब उतर गया। सबका दिल ठहर गया। वो कोई और नहीं बल्कि देविका का भाई था, जिसे वीरन हमेशा एक बेवकूफ दूर का रिश्तेदार मानता रहा था। तो ये सब तुम करवा रहे थे? ध्रुव ने दांत भींचते हुए पूछा। आदमी हंसा। समझ नहीं पाए ना? मेहरा की दौलत अब एक लड़की को नहीं मिलेगी, वो मेरी बहन के बेटे का हक है। ध्रुव ने उसे बांध दिया और अमर ने पुलिस को फोन किया। इंदिरा कांपते हाथों से अन्वी को खोल रही थी। बच्ची पूरी तरह थरथरा रही थी। उन्होंने कहा था, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो तुम्हें मार देंगे। वो रोती रही और इंदिरा ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। कुरंजली पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अब करुणा नहीं, संतोष था। उसी समय ध्रुव ने वीरन को फोन लगाया। वो लड़की तुम्हारी बेटी है और तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया। वीरन दूसरी तरफ चुप था। अब भी कुछ बचा है तुम्हारे लिए। अगर माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम सच का सामना तो करो। ध्रुव ने कॉल काट दिया। कुछ घंटे बाद जब सब शांत हो चुका था, अमर ने कहा, अब हमें सब कोर्ट में ले जाना होगा, वसीयत, सबूत और ये अपराधी। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी सी आहट आई। सबने मुड़कर देखा। कोई जंगल के रास्ते आ रहा था, हाथ में थैला लिए और चेहरा धूप से झुलसा हुआ, जैसे वो कई दिनों से भटका हो। वो वीरन था और उसके हाथ में वो डीएनए रिपोर्ट थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। वीरन की उपस्थिति ने जैसे वक्त को कुछ पल के लिए रोक दिया। जंगल की नमी में उसके कदम भारी थे और चेहरा थकान, पश्चाताप और डर से बुझा हुआ। हाथ में जो थैला था उसे वह कांपते हुए इंदिरा के सामने रखता है। ये डीएनए रिपोर्ट है, वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज अब वो कठोरता नहीं लिए हुए थी जो कभी उसके पूरे व्यक्तित्व की पहचान थी। वह टूट चुका था, हर परत में, हर सांस में। मैं जानता हूं अब कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन सच अब छिपाया नहीं जा सकता। अमर ने थैला खोला और भीतर से रिपोर्ट निकाली। उसने एक एक शब्द पढ़ते हुए जैसे सभी की सांसें थाम दी। यह साबित करता है कि अन्वी ही वीरन और अवनी की संतान है, उसने कहा। और वह लड़का जिसे आज तक सबने वारिस माना, उसका खून वीरन से मेल नहीं खाता। कमरे में सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा अब बोझिल नहीं था। वह सत्य का भार था, वर्षों से छिपे हुए एक अन्याय का उजागर होना। इंदिरा, जो अब तक शांत बैठी थी, धीरे धीरे खड़ी हुई और वीरन के पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन स्वर ठोस और नर्म था। तुमने मेरी बेटी को मारा नहीं, पर मरने दिया। तुमने मेरी पोती को खोने दिया, क्योंकि तुम्हें डर था समाज का, कुल का, परंपरा का। अब जब सब कुछ तुम्हारे हाथों से फिसल चुका है, अब तुम सच लेकर आए हो। वीरन ने आंखें नीची कर लीं। मैंने अवनी की चिट्ठी उस दिन ही पढ़ी थी जब वो तुम्हारे पास भेजी गई थी, पर मैंने उसे छिपा लिया। मैंने धोखा दिया तुमसे, उससे, खुद से। अन्वी अब कमरे के एक कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसका चेहरा भले ही नन्हा था,
पर आंखों में वह गहराई थी जिसे जीवन की कठोरता ही जन्म देती है। धीरे धीरे वह उठी और वीरन की ओर देखती हुई बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया था पापा, उस दिन जंगल में जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वीरन कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिले। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, अभी नहीं, शायद कभी नहीं, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, मेरा अस्तित्व किसी की मर्जी नहीं, मेरी मां की आखिरी इच्छा है। कुरंजली, जो अब तक दरवाजे के पास खड़ा था, एक धीमा हिनहिनाया भरता है, जैसे वो इन शब्दों की पुष्टि कर रहा हो। वह अब भी शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान झलक रही है, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो। अमर ने कोर्ट के दस्तावेज तैयार किए। रिपोर्ट, वसीयत, सबूत, सब कुछ पक्का था। केस को मीडिया तक भी पहुंचा दिया गया। पूरा देश अब सुन रहा था। विरासत का झूठ, एक घोड़े की सच्चाई और एक बेटी की आवाज। देविका देश से फरार हो चुकी थी। इंटरपोल की नोटिस जारी हो गई। उसका भाई सलाखों के पीछे था। मेहरा साम्राज्य की सारी संपत्ति कोर्ट ने अस्थायी रूप से फ्रीज कर दी, लेकिन वीरन ने खुद ही वकीलों के सामने घोषणा की, मैं अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम करता जो बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा, उसी नाम पर जो मैंने नकारा था, अन्वी ट्रस्ट। ये आखिरी प्रयास था रिडेम्पशन का। पर क्या एक ट्रस्ट सब कुछ ठीक कर सकता था? रामगढ़ लौटते समय रास्ते भर इंदिरा और अन्वी चुप रहीं। अमर ने एक बार पूछा, अब क्या करोगी? इंदिरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम वही करेंगे जो अवनी ने चाहा था, इस जंगल को बचाएंगे और उन बच्चियों को जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद वीरन ने खुद जंगल की जमीन की रजिस्ट्री अन्वी के नाम की। वहां अब कोई क्लिनिक या रिसोर्ट नहीं बनेगा, वहां अब एक स्कूल बनेगा, मां अवनी की याद में। उस रात गांव में एक पूजा रखी गई। इंदिरा ने पहली बार वर्षों बाद लाल साड़ी पहनी। अन्वी ने तुलसी चौरा पर दीप जलाया। हवा में शांति थी और गीली मिट्टी की महक में एक नई शुरुआत की सुगंध थी। लेकिन कुरंजली गायब था। कोई नहीं जानता था वह कहां गया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अन्वी अकेले जंगल की सीमा पर गई, वहीं जहां कभी उसे छोड़ दिया गया था। पेड़ अब भी वैसे ही थे, चुप और साक्षी। और तब एक आखिरी बार पहाड़ी की चोटी पर वह सफेद घोड़ा खड़ा दिखा। उसका सिर उठा हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो उसे विदा दे रहा हो। अन्वी ने हाथ हिलाया। धन्यवाद, उसने कहा, और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कुरंजली ने एक बार फिर हिनहिनाया और फिर पेड़ों के पीछे विलीन हो गया। न कोई आवाज, न कोई पदचिन्ह। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने सबसे अपनों से ही लड़ना पड़ता है, और तब हमें तय करना होता है कि हम बदले की आग में जलेंगे या सच्चाई की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। अन्वी ने सिर्फ अपनी पहचान नहीं पाई, उसने वो भी पाया जिसे सबसे पहले खो दिया था, आत्मसम्मान। सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते, क्या आप किसी ऐसे पिता को माफ कर पाते जिसने आपको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया? इंदिरा ने अपनी बेटी को खोया, लेकिन पोती को पाकर एक नई जिंदगी जी। क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपनों के लिए दोबारा खड़े हो सकें? और कुरंजली, क्या वो सिर्फ एक घोड़ा था या कोई रूह जो इंसानों से ज्यादा वफादार निकली?
इस कहानी ने हमसे एक सवाल छोड़ा है। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन क्या हम उस रास्ते से भाग सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी कहीं अपने भीतर एक आवाज महसूस की हो, तो इस एहसास को दूसरों तक पहुंचाइए। पसंद करें, साझा करें और साथ में सोचिए, आप क्या करते अगर आपकी जगह अनवी होती?